कैसे दोस्तों, शानदार एडिटोरियल है। दोनों हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। ये ब्रस्टिंग वाला भी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे पढ़ने की। थोड़ा बहुत गलती होगी तो माफ़ करना। कूलिंग डॉक्ट्राइन, ठीक है, ये भी पढ़ेंगे। इसका जो PDF फाइल है वो मैं नीचे डाल दूंगा दोस्तों। उसके अंदर वो कैब है, जो कैब आया इसके अंदर विथ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स एंड एवरीथिंग। सो यू गाइज हैव टू डाउनलोड फ्रॉम देयर and then start reading. Let's read this one. Let's start this one. Bursting at the seams. बहुत शानदार है। इसका सीधे मतलब ये समझिए कि इसका जो लिटरल मीनिंग होता है वो है कि जब कोई कपड़ा, बैग या चीज़ इतना भर जाए कि उसकी सिलाई फटने लगे, है ना। सीम्स का मतलब होता है फटने लगे। ब्रस्टिंग मतलब फटना, सीम्स मतलब होता है सिलाई की लाइनें। तो यानी इतना भर जाना कि फटने की हालत का हो जाना, ठीक है। यानी जब किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा कोई चीज़ जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इतना कि अब उसे संभालना मुश्किल हो, उस टाइम पे ये कहा जाता है ब्रस्टिंग एट द सीम्स, ठीक है। जैसा आप बोल सकते हैं द बैग वॉज ब्रस्टिंग एट द सीम्स, मतलब बैग इतना भरा था कि फटने वाला था। तो यहाँ पे असल बातचीत हो रही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और अब काबू से बाहर होती दिख रही है। तो इसीलिए यहाँ पर एडिटर साहब ने ब्रस्टिंग एट द सीम्स यूज़ किया है। कह रहे कि द करंट राइस, जो अभी फ़िलहाल जो उसकी बढ़त है इन इन्फ्लेशन, महंगाई के अंदर जो बढ़त हो रही है, महंगाई जो बढ़ रही है, इज़ नॉट ट्रांजिएंट। ये कोई अच्छा, अब ये सोचने वाली बात है, ट्रांजिएंट का मतलब क्या है? थोड़े समय की बात नहीं है, यानी ये टेम्पररी नहीं है, बट सिस्टमेटिक। ये क्या है? पूरे सिस्टम में फैली हुई है। यानी अभी की जो महंगाई है सिर्फ थोड़े समय की नहीं है, बल्कि पूरे व्यवस्था में फैली हुई बड़ी समस्या बन चुकी है। ये इस पूरे का मतलब है दोस्तों। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इंडिया का जो अप्रैल का जो इन्फ्लेशन है, इसको मैं पढ़ लेता हूं दोस्तों। यहाँ पे इंडिया का जो अप्रैल का जो खुदरा इन्फ्लेशन, यानी रोज़मर्रा की चीज़ों में जो महंगाई है, एट 13 महीने के ऊंचाई स्तर पर है। 3.48% का इज़ ओनली मार्जिनली बोलते हैं, थोड़ा सा हायर है देन इट्स उसका जो मार्च का जो प्रिंट था ऑफ 3.5%, यानी 3.5% से सिर्फ 3.48% हुआ। तो थोड़ा सा आपको दिख रहा है कि थोड़ी सी महंगाई बढ़ी है, लेकिन एंड कंटिन्यूज टू, और ये महंगाई बढ़ती रही है, रिमेन डिसेप्टिवली बिनाइन, यानी अंदर से शांत। डिसेप्शन बोलते हैं धोखे वाला, बिनाइन मतलब ये ऊपर से शांत दिख रहा है, लेकिन अंदर ही से अंदर इसका असर बहुत ख़तरनाक तरीके से हो रहा है। तो डिसेप्टिवली बिनाइन का मतलब यहाँ पे हो गया कि अंदर से ऊपर से शांत दिखने वाला, शांत दिख रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ये अंदर जो है ना, जैसे आप समुंदर होता है ना, ऊपर से शांत दिखता है लेकिन अंदर उसकी लहरें होती है दोस्तों, अंदर ख़तरनाक होता है। तो ऊपर से ये देख रहा है यार इतनी तो महंगाई हुई, कौन सा ज़्यादा हो गया, लेकिन ये डिसेप्टिवली बिनाइन है। समझ में आता है दोस्तों। चलिए करेंगे होलसेल का जो थोक का जो महंगाई है वो हैज़ मोर देन डबल, वो हो चुका है डबल से ज़्यादा। अब देखिए छोटी छोटी चीज़ें जो आप खरीदते हैं रोज़मर्रा की चीज़ें, उसमें का थोड़ी बहुत 1-2 रुपये महंगा भी हो जाता है तो उतना आपको असर नहीं पड़ता। असल असर पड़ता है दोस्तों होलसेल में, जो कि 8.3% हो गया अप्रैल में, फ्रॉम 3.88%, यानी कहाँ 3.88% था वो अब 8.3% हो गया इन मार्च में। कह रहे कि एक 42 मंथ हाई, यानी 42 मंथ में जितना कीमत बढ़ना था वो एक ही महीने में बढ़ गया। सिग्नलिंग चेतावनी देते हुए दैट सब्सटेंशियल, बहुत अच्छी तरीके से अपस्ट्रीम प्राइस, बढ़ती हुई जो प्राइस का जो दबाव है, आर स्टिल वर्किंग देयर वे थ्रू द इकोनॉमी। अभी तक जो है वर्किंग देयर वे का मतलब होता है दोस्तों असर डाल रहा है इकोनॉमी पर, बुरी तरीके से असर डाल रहा है। ये पूरा का पूरा है वर्क देयर वे थ्रू, मतलब होता है किसी चीज़ पर असर डालना। तो ये पूरी के पूरी तरीके से जो है उसमें किस पे असर डाल रहा है दोस्तों? इकोनॉमी पे असर डाल रहा है। ठीक है, इसको हम छोटा करते हैं थोड़ा सा, ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें। ठीक है,
अब ये पढ़ते हैं दोस्तों, अनसरप्राइजिंगली, यानी हैरान करने वाली बात नहीं है कि देखिए ये जो बढ़त है स्पाइक इन द होलसेल प्राइस, यानी किस में बोलते हैं दोस्तों, होलसेल के जो प्राइस का जो इंडेक्स है जिसको WPI हैज़ बीन लेड बाय, ये क्यों हुआ है, इस वजह से हुआ है कि कारण बना है सोरिंग फ्यूल, यानी खट्टा होते हुए, यानी मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए ईंधन का और पावर बिजली की कीमतों की वजह से, विच रोज जो कि बढ़ करके दोस्तों हो गया है 24.71% तक बढ़ गया है। वाइल जबकि जो पेट्रोलियम है, पेट्रोल का एंड नेचुरल जो गैस का जो प्राइस है वो बढ़ गया है दोस्तों 67.3% तक का। करेगा दिस क्लियरली, ये साफ तरीके से दिखाता है, इंडिकेट्स दैट द फुल इम्पैक्ट, पूरी तरीके से जो असर है बढ़ती हुई ऊर्जा का, उसकी जो कीमत का हैज़ नॉट येट बीन, ये पूरी तरीके से अभी पास्ड ऑन टू एंड कस्टमर्स, ये अभी तक कस्टमर तक नहीं पहुंचा है, यानी जो आम कंज्यूमर है उस तक इस महंगाई का असर अभी तक नहीं पहुंचा है। हाउएवर, लेकिन सच अ पास थ्रू नाउ अपीयर्स, करें कि इस तरीके से अगर हम महंगाई का असर कस्टमर पर डालने लगे तो नाउ अपीयर्स दिखता है इमिनेंट। इमिनेंट मतलब होता है ये आने ही वाला है। अब लोगों को फ़र्क उतना नहीं पड़ रहा होगा, भाई चल क्या 2 रुपये बढ़ाना, लेकिन अब जो ऊपर के जो ये बोलते हैं ना डिसेप्टिवली बिनाइन है, जो पूरी तरीके से यानी उबल रहा है, पूरी तरीके से वो रेडी है कि जो महंगाई का असर है वो हर एक घर में पहुंच जाए ना, हाउस होल्ड्स में पहुंच जाए। तो कह रहे कि लेकिन ये जो अब ऐसा जो असर है वो जल्द आने वाला लगता है। पास थ्रू का मतलब होता है दोस्तों कीमतों का ग्राहक तक पहुंचना। इमिनेंट का मतलब होता है बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि पेट्रोलियम जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में संकेत दिया कि सरकार के पास पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें बढ़ाने के अलावा ज़्यादा विकल्प नहीं है, क्योंकि सरकारी तेल कंपनियां जो है ना दोस्तों, अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से हर महीने लगभग 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेल रहे हैं। तो अंडर रिकवरीज का मतलब होता है पूरा पैसा वापस ना मिलना या नुकसान झेलना। एब्जॉर्बिंग लॉस का मतलब होता है नुकसान सहना। समझ में आता है? अब इसको पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि यूनियन पेट्रोलियम जो मिनिस्टर है मिस्टर हरदीप, अच्छा इसको मैं किधर डल गया यार, चलिए यूनियन जो पेट्रोल के जो मिनिस्टर हैं मिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने रिसेंटली हाल फिलहाल में इशारा दिया था, इंडिकेटेड दैट द गवर्नमेंट ने मे हैव, उनके पास थोड़ा सा चॉइस यानी थोड़ा सा विकल्प हो सकता है कि लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं है बजाय इसके कि वो बढ़ाएं रिटेल के यानी खुदरा पेट्रोल के प्राइस को एंड डीजल के प्राइसेस को। इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं। विद पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनी रिपोर्टेडली, क्योंकि भाई जो पब्लिक सेक्टर के जो ऑयल के जो मार्केटिंग जो कंपनीज़ है ये है ना, सब रिपोर्टेडली बताया जाता है कि एब्जॉर्बिंग वो नुकसान झेल लें अंडर रिकवरीज के अंडर रिकवरीज का मतलब होता है पूरा पैसा वापस ना मिलना, ठीक है, यानी उस तरीके से वो नुकसान झेल रहे हैं दोस्तों। ऑफ नियरली कितने का 30,000 करोड़ का अ मंथ सिंस, उस महीने से जब से US इजराइल जो वार जो है ईरान के साथ शुरू हुआ है तब से जो वो है 30,000 करोड़ का जो है दोस्तों नुकसान कंपनियां और गवर्नमेंट झेल रही है। कह रहे हैं कि एनी इंक्रीज, कोई भी बढ़ा जो इन रिटेल खुदरा ईंधन के प्राइसेस में विल हैव इकोनॉमी वाइड मल्टी इम्प्लीकेशन, कि बढ़ती हुई इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे जो है इकोनॉमी वाइड इम्प्लीकेशन का मतलब होता है पूरी अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़ेगा, है ना। इकोनॉमी वाइड इम्प्लीकेशन मतलब असर, इकोनॉमी वाइड यानी पूरी अर्थव्यवस्था, वाइड मतलब चौड़ा यानी हर तरह के इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। कह रहे कि अप्रैल के जो रिटेल के जो महंगाई थी, इन्फ्लेशन हैज़ ऑलरेडी बीन ड्रिवन चीफली बाय फूड, मुख्य रूप से फूड की वजह से जो है महंगाई हुई, खुदरा प्राइस। ड्रिवन मतलब होता है कारण बना, है ना। बोलते हैं क्या कारण, किस कारण से तुम पागल हो गए, व्हाट ड्राइव्स यू क्रेजी। तो यहाँ पे ड्रिवन चीफली बाय फूड का मतलब होता है विद द कंज्यूमर्स फूड प्राइस, है ना। फूड प्राइस इंडेक्स जो है वो बढ़ती हुई है 4.2% तक फ्रॉम 3.87% मार्च में, यानी उसके क्या प्रिडिक्टेबली, यानी अगर हम भविष्यवाणी करें तो रेस्टोरेंट्स एंड अकोमोडेशन सर्विसेज, जो होटल की जो सर्विसेज होती है उन्होंने देखा है, विटनेस देखा है अमंग द शार्पर इंक्रीजेज, बहुत ज़्यादा तेज़ी से कीमतें बढ़ रही हैं, रिफ्लेक्टिंग अक्कासी करते हुए या दिखाते हुए कास्टिंग इफ़ेक्ट। अच्छा, कैस्केडिंग इफ़ेक्ट बोलते हैं दोस्तों, जैसे आप मान लो कि अल्लाह ना करे
खुदा ना खास्ता आपके सर पे असर हो गया दोस्तों, सर पे कोई जख्म होता है तो वो पूरी बॉडी में फैलता है। इसी को बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। जब ऊपर में जब महंगाई बढ़ती है तो हर चीज़ पे असर पड़ता है, उसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट जो बढ़ रहा है देखो बढ़ती हुई कमर्शियल बिजनेस वाले एलपीजी की प्राइजेस पर, कीमत पर। समझ में आता है दोस्तों। चलिए हम दोबारा पढ़ लेते हैं, आपको ट्रांसलेट कर देते हैं। कह रहे कि उम्मीद के मुताबिक प्रेडिक्टेबिलिटी है ना, उम्मीद के मुताबिक जो होटल, रेस्टोरेंट्स और रहने की जो सेवाओं की जो कीमतों में ज़्यादा जो बढ़ोतरी हुई है, जो कमर्शियल एलपीजी के बढ़ते दामों का लगातार असर दिखाती है, यानी कि रिफ्लेक्ट दिखाती है कि कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब होता है दोस्त कैस्केडिंग, सॉरी इसका होगा कैरिंग इफेक्ट बोलते हैं कि जैसे पानी झरने से जो है ना, झरने की तरह ऊपर से नीचे लगातार बढ़ता है तो उसको कैस्केड बोलते हैं, यानी झरने की तरह लगातार गिरना, इफेक्ट असर बोलते हैं। यानी एक चीज़ का असर दूसरी चीज़ पर, फिर उसके असर से तीसरी चीज़ पर पड़ता है ये तो। लेकिन यहाँ पे जो मीनिंग होगा दोस्तों वो है कि एलपीजी के जो बढ़ते दामों का जो असर है वो दूसरी चीज़ों पर भी पड़ने लगा है। समझ में आता है दोस्तों। कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है बढ़ती हुई कमर्शियल एलपीजी प्राइस के जो बिजनेस वाला जो एलपीजी प्राइस के जो असर जो बढ़ रही है दोस्तों, उसका कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है कि हर चीज़ पर हर चीज़ महंगी होती जा रही है। कह रहे कि द प्राइस ऑफ दी वाइडली यूज, बहुत ज़्यादा जो इस्तेमाल किया हुआ जो उसकी जो कीमत है 19.2 kg का जो कमर्शियल बिजनेस वाला एलपीजी सिलेंडर है वो हैज़ राइजर बढ़ करके हुआ है रफली 80 रुपये 85 से लेकर के 1000 हो गया दोस्तों। ओवर रिविजन यानी नज़रसानी करने के बाद या दोबारा गवर्नमेंट ने दोबारा देखा कि भाई कितना प्राइस बढ़ाएं, तो जब से सिंस द कॉन्फ्लिक्ट, जब से ये झगड़े शुरू हुए हैं, वाइल जबकि जो 5 kg का जो कैनिस्टर है वो हैज़ रिपोर्टेडली सीन, वो देखा गया है इंक्रीज बढ़ती हुई इसकी कीमत ऑफ ओवर 200 से भी ज़्यादा कई मार्केटों के अंदर बढ़ते हुए देखा है। कह रहे कि द कैनिस्टर, ये जो कैनिस्टर जो है यानी जो गैस का जो छोटा सा कैनिस्टर है इज़ एक्सटेंसिवली बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है माइग्रेंट वेज लेबर, जो बेचारे मज़दूर होते हैं, वेज लेबर है जो दूसरे स्टेट्स राज्य से आते हैं अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री के अंदर वो खाना वाना उसी पे बनाते हैं। कह लें कि ये डायरेक्टली जो है ना फीडिंग वो बढ़ा रहा है इनटू फूड बास्केट कोस्ट, डायरेक्टली जो इसका असर पड़ा है, जो एलपीजी प्राइस की कीमत उसका जो बढ़ रहा है वो खाने की चीज़ों पर भी बढ़ा है एंड पोटेंशियली, और हो सकता है कि वो कर दे डैम्पेनिंग, क्या है डैम्पेनिंग, कम कर दे कंजम्पशन डिमांड, कंजम्पशन के यानी कस्टमर का डिमांड कम कर दे। यानी जब ये आपका एलपीजी की जो प्राइस जो बढ़ती रहेगी इससे क्या होगा, डैम्पेन हो जाएगा, यानी लोगों की जो डिमांड होगी कि भाई प्राइस चाहिए, गैस चाहिए, वो क्या होगा, डिमांड ही कम हो जाएगी। तो इससे जो है काफ़ी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जहाँ डिमांड होता है वहाँ सप्लाई होता है, जब डिमांड ही नहीं होगा तो सप्लाई नहीं होगा। समझ में आता है, जब सप्लाई नहीं होगा तो गवर्नमेंट को फ़ायदा नहीं होगा। तो इस तरीके से होता है। कह रहे हैं कि दिस कम्स इवन, ये ऐसी हालत में आ रही है यहाँ तक कि जब प्राइम मिनिस्टर ने जब हैज़ अपील, उन्होंने इवन अपील भी कर दिया है कि टू पीपल को कि वो बचाएं, वो अपने आप को बचाएं फ्रॉम एक्स्ट्रा वेगेंट, बहुत ज़्यादा जो खर्चा हो रहा है स्पेंडिंग ऑन वेडिंग, शादियों में, एंड ट्रैवल अब्रॉड, और लोग जो बहुत ज़्यादा जो ट्रैवल कर रहे हैं, एंड टू कट बैक, और वो कम करें बाइंग प्रीशियस, यानी महंगी जो धातु है जैसे आपका एक साल के लिए वो कम कर दें, सोना वगैरह। कंसिक्वेंसली उसके नतीजे के तौर पे क्या होगा, द सेंटर डबल्ड, उन्होंने डबल कर दिया है इंपोर्ट ड्यूटीज़, आयात जो बाहर से जो सोना चांदी उस पर जो है उन्होंने क्या है टैक्स को डबल कर दिया है, ताकि लोग जब टैक्स डबल करेंगे तो महंगा होगा तो लोग खरीदेंगे नहीं। गोल्ड पर और सिल्वर पर इन एन अटेम्प्ट, एक कोशिश में कि टू डिस्करेज, कि वो क्या है डिस्करेज करें, लोगों की हिम्मत को तोड़े, सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट, क्या है महफूज जन्नत में जो निवेश होता है, यानी जैसे आप गोल्ड और सिल्वर में आप जो इन्वेस्ट करते हो वो कभी आपका डूबता नहीं है। एंड ईज़, और आसान कर दे दबाव को ऑन द रूपीज़ पर, कि रूपीज़ के ऊपर जो दबाव पड़ा हुआ है वो क्या है उस पर आसान हो जाए और रुपी जो है स्ट्रॉन्ग और मजबूत रहे। विच हैज़, जो कि डिप्रिशिएटेड, एक अप्रिशिएटेड होता है जिसमें बड़ा होता है, डिप्रिशिएटेड जो कि कम हो गया है बाय नियरली 8.5% सा अगेंस्ट द यूएस डॉलर के मुकाबले में इन द पास्ट, पिछले 2.5 महीने में, सिंस द कॉन्फ्लिक्ट, जब से लड़ाई जो है दोस्तों वो शुरू हुई है। कह रहे हैं कि फॉर कॉन्टेक्स्ट, अगर उधार के तौर पे बात करें, द रुपी हैड डिप्रिशिएटेड, जो कम हो गई है बाय रफली 2% से लेकर 3% एनुअली, सालाना कम हो रहा है दोस्तों, एवरेज औसतन, ओवर द
ओवर द प्रीवियस पिछले 5 सालों से पिछले 5 बिजनेस वाले सालों से दोस्तों उसकी कीमत जो है वो रोज़ाना हर साल जो है 2% से लेकर 3% तक नीचे गिर जाती है रुपये की कीमत। आपको पता ही है दोस्तों, समझ में आता है दोस्तों। माय गॉड, कह रहे कि जो भी करंट स्लाइड है, जो अभी हाल फिलहाल की जो कीमतों को जो घटना है इज़ देयर फॉर एक्सेप्शनली शार्प, वो क्या है पूरी तरीके से बहुत तेज़ी से ये गिरत हुई है। कह रहे कि इट इज़ इंक्रीजिंगली, ये बढ़ती हुई दिखती एविडेंट दैट रिटेल इन्फ्लेशन कि जो खुदरा जो महंगाई है इज़ बर्स्टिंग एट द सीम्स। आपको मैं बता दिया ये क्या है, काबू से बाहर हो रहा है। यानी बर्स्टिंग एट द सीम आपको मैंने शुरू में एक आपको मैंने समझा दिया है क्या मतलब है बर्स्टिंग एट द सीम्स के मतलब। ओके अच्छा, महंगा कैसे होता है, जैसे आप समझ लीजिए पहले क्या $1 क्या है 80 रुपये का था। $1 अगर हम $1 लाते तो 80 रुपये का था, और बाद में वही $1 87 का हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रुपया जो है कमज़ोर हो गया, क्योंकि अब $1 जो है ख़रीदने के लिए ज़्यादा रुपये देने पड़ रहे हैं। समझे, डिप्रिशिएटेड मतलब ये होता है, अप्रिशिएट का मतलब होता है मजबूत होना, मूल्य बढ़ाना, और डिप्रिशिएट का मतलब होता है कमज़ोर होना। ये आपको मैंने समझा दिया है दोस्तों। ओके, कह रहे कि ये अब साफ होता है जा रहा है कि खुदरा महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है और आने वाले महीनों में इसका असर और ज़्यादा दिखाई देगा, है ना। बर्स्टिंग एट द सीम बहुत ज़्यादा भर जाना, काबू से बाहर होना। अब फुलर एक्सप्रेशन का मतलब होता है पूरा असर दिखा देना। शानदार है बेटा दोस्त, मज़ा आता है पढ़ करके। एंड विल लाइकली, और हो सकता है दोस्तों कि फाइंड के वो तलाश करें फुलर एक्सप्रेशन, पूरा दिखावा, यानी उस अभी जो महंगाई है वो अपना पूरा असर नहीं दिखा रहा है दोस्तों। लेकिन अगर ये महंगाई चलती रही तो आने वाले दिनों में ये महंगा जो है ना, बोलते हैं ना कि बिल्ली जो है ना थैले से बाहर आ जाएगी, जिन जो है ना वो आपका क्या बोलते हैं उसको डब्बे से बाहर आ जाएगा और अपना फुलर एक्सप्रेशन, पूरा जो उसका असल रंग है वो पूरी तरीके से दिखाने लगेगा इन द मंथ, है ना, अहेड, यानी आने वाले महीनों में। करें कि द शार्प डिविजेंस, ये पूरी तरीके से जो फ़र्क है दोस्तों बिटवीन दी कंज्यूमर प्राइस, कस्टमर का जो प्राइस इंडेक्स एंड WPI, ये सही से बतलाता है दैट द प्रोडक्ट क्या है, प्रोड्यूसर्स आर स्टिल ऑब्जर्विंग, जो उत्पादन करने वाले स्टिल ऑब्जर्विंग अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ राइजिंग कॉस्ट, वो अभी भी नुकसान झेल रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक हिस्सा है बढ़ती हुई कीमतों का, एक हिस्सा वो खुद ही झेल रहे हैं। अ सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति दैट इज़ अनलाइकली टू रिमेन सस्टेनेबल, ये हो सकता है कि वो सस्टेनेबल रहे, ये ऐसा संभव नहीं दिखता है। समझ में आता है दोस्तों। चलिए दोबारा पढ़ते हैं कि खुदरा और थोक महंगाई के बीच जो ये बड़ा फ़र्क है, ये दिखाता है कि कंपनियां अभी बढ़ती लागत का बड़ा हिस्सा खुद सह रही हैं, लेकिन ये स्थिति ज़्यादा समय तक नहीं चल सकती। डिविडेंस का मतलब होता है बड़ा अंतर, एब्जॉर्बिंग कॉस्ट का मतलब होता है लगातार खुद उठाना, यानी लागत खुद उठाना। सस्टेनेबल होता है लंबे समय तक चलने योग्य नहीं है, कि जो कंपनी अभी तक झेल रही है ऐसा नहीं है कि ये चलता ही रहेगा, बल्कि ये पास ऑन टू द कस्टमर, ये कस्टमर को ऊपर भी आएगा और कस्टमर को फिर झेलना पड़ेगा। हम और आप जैसे लोग झेलते रहेंगे दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। कह रहे कि दिस लीव्स, ये छोड़ देता है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विथ लिमिटेड, उनके पास बहुत ही कम विकल्प रह गया है कि वो क्या करें सिवाय इसके कि इवेंचुअली आखिरकार वो टाइट कर दें क्या है मॉनेटरी पॉलिसी को, यानी जो निगरानी वाली जो पॉलिसी इन ऑर्डर टू की वो रखें कि इन्फ्लेशन को विद इन इट्स लिमिट्स, इस टॉलरेंस बैंड ऑफ 2% से लेकर के 6% के टॉलरेंस बैंड बोलते हैं। यानी अगर 2% से लेकर के 6% अगर महंगाई होती है तो लोग इसको टॉलरेट कर सकते हैं ना, बैंड, जैसे आइलेट्स के अंदर बैंड होता है दोस्तों, इसी तरीके से टॉलरेंस बैंड के अंदर भी इसको अगर रखा जाए तो मॉनेटरी जो पॉलिसी है वो RBI को वो चेक करना पड़ेगा, चेक करते रहना पड़ेगा कि महंगाई ज़्यादा तो नहीं हो रही है। समझ में आ रहा? व्हाट इज़ अनफोल्डिंग इज़ नॉट merely transient inflation driven by the commodity volatility, but also a broader systemic inflationary pressure with limited, my God, maneuvering space for both the government and the central bank. Oh my God, what a hard English. You know, it's too hard, bro. It's too hard, bro. Let me tell you something. Okay, so we're gonna read again, okay? And I'm gonna do translate for you guys. Hit the like, comment, subscribe and share with your friends. Okay, what is unfolding? यहाँ जो
बात जो खुलकर सामने आ रही है वो इज़ नॉट, ये सिर्फ ये नहीं कि धीमे धीमे महंगाई बढ़ रही है जो कि कारण बन रहा है किसकी वजह से, कॉमोडिटी। कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो सिर्फ सामान की कीमतों के उतार चढ़ाव से पैदा हुई थोड़ी समय की महंगाई नहीं है, बल्कि पूरी व्यवस्था में फैला बड़ा महंगाई दबाव है जिसमें सरकार और रिजर्व बैंक दोनों के पास बहुत कम रास्ते बचे हैं। अनफोल्डिंग का मतलब होता है धीरे धीरे सामने आना, ट्रांजिट इन्फ्लेशन होता है तो थोड़े समय की महंगाई, कमोडिटी वॉलेटिलिटी का मतलब होता है चीज़ों की कीमतों में उतार चढ़ाव। समझना कि जो सामने आ रहा है इज़ नॉट, ये सिर्फ नहीं कि ट्रांजिट के थोड़ी धीमे धीमे महंगाई हो रही है जो कि किस कारण से हो रही है, कमोडिटी वॉलेटिलिटी, यानी चीज़ों की जो कीमतों के जो उतार चढ़ाव की वजह से सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है, बट ऑल्सो अ ब्रॉडर, कह रहे कि ये बहुत ही पूरी तरीके से सिस्टमिक इन्फ्लेशनरी, यानी सिस्टम में अव्यवस्था के अंदर जो महंगाई का जो दबाव है, सिर्फ ऐसा नहीं कि खुदरे से ही इन्फ्लेशन बढ़ रहा है बल्कि पूरे सिस्टम के अंदर ही महंगाई आ रही है विथ लिमिटेड मैनेवरिंग स्पेस का मतलब होगा यहाँ पे के काम करने की आज़ादी या जगह, कह रहे कि बहुत ही कम सीमित जो है मैनेवरिंग स्पेस है, काम करने की आज़ादी हमको मिली हुई है। विकल्प यानी मतलब बहुत कम है फॉर बोथ, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए भी एंड द सेंट्रल बैंक, और जो अपने केंद्रीय जो बैंक हैं उनके लिए भी, यानी रिज़र्व बैंक, दोनों के पास बहुत काम के रास्ते क्या है, बहुत कम रास्ते बचे हैं, उनके पास बहुत ही कम ऑप्शन है। कुछ ऑप्शन ये है कि भाई टैक्सेस बढ़ा दो गोल्ड में, जैसा कि ये हो रहा है दोस्तों। चलिए हम दूसरा वाला पढ़ते हैं दोस्तों, कूलिंग डॉक्ट्राइन। ठीक है, कूलिंग डॉक्ट्राइन का मतलब होता है ठंडक नीति, यानी गर्मी से बचाव की राष्ट्रीय नीति, समझ में आता है, ठंडक वाली नीति। ओके, कह रहे हैं कि एक्सेस टू सेफ इंडोर टेम्परेचर, कह रहे हैं कि महफूज अंदर की जो तापमान है उसका जो एक्सेस है, यानी वो उसका सब फ़ायदा उठा लें, ये मस्ट भी, ये होना चाहिए। अ पब्लिक हेल्थ इंटाइटलमेंट, ये पब्लिक के हेल्थ का अधिकार बनना चाहिए, यानी सबका अधिकार होना चाहिए कि वो अंदर की चीज़ों का, अंदर के जो है कूलिंग इनसाइड के जो तापमान है उसका फ़ायदा सब उठाएं। ये नहीं कि सिर्फ अमीर लोग जो है एसी लगा के बैठे हुए हैं, उन्हीं का फ़ायदा हो रहा है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा दोस्तों इसका कलर थोड़ा सा वो कर देता हूँ ताकि मैं इसको अच्छे से, चूँकि मेरे आँख में बहुत पड़ रहा है दोस्तों। कह रहे कि ओके, तो दोस्तों ओवर द पास्ट, समझ में आता है दोस्तों, इसको मैं इधर कर लेता हूँ। ओके, कह रहे कि पिछले कई दशकों में इंडिया का जो रिस्पांस है दोस्तों, जवाब है टू एक्सट्रीम हीट, बहुत ज़्यादा जो गर्मी का हैज़ सेटल्ड इनटू, वो सेट हो चुका है इनटू अ फेमिलियर, जाना पहचाना कोरियोग्राफी, पहले से तय किया गया नया नियम के अंदर, यानी कोई नया कोई चीज़ नहीं है, पहले से फेमिलियर है, सबको पता है ये लोग क्या करते हैं, बस कुछ सूची जारी कर दिया, ऐसे करो वैसे करो। कोरियोग्राफी बोलते हैं पहले से तय किया गया, फेमिलियर बोलते हैं वो सब जानते हैं कि क्या करते हैं। समर्स कम से गर्मी आती है एंड द नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट, यानी जिसको अथॉरिटी एनडीए में है, वो क्या ये देखिए, रिग्यू गिटिटेट्स, ठीक है, रिग्यू, अच्छा इसका मैंने जो पीडीएफ में डाल रखा है इसका प्रोनाउंसिएशन, अगर नहीं होता थोड़ा सा आप अपनी तरफ से चेक करना। रिग्यूगेट्स डिटेट्स का मतलब होता है इट्स टैली बोलते हैं सूची को, ऑफ राइजिंग बढ़ती हुई प्रिपेयर्डनेस, है ना, प्रिपेयर्डनेस यानी तैयारी की यानी वो एक सूची जारी कर देंगे, हमें तैयारी करना चाहिए, ये करना चाहिए। और रिग्यूलेटर्स को बोलते हैं बार बार किसी चीज़ को करना। ठीक है, समझ में आता है, वो बार बार एक ही आपको बताना क्या क्या होता है यहाँ पे, कुछ होता है तो बस अपना कोई नई चीज़ नहीं, कोई क्रिएटिविटी नहीं, कोई इसके अंदर जिसको बोलते हैं क्रिएटिविटी होना चाहिए, एक जैसा प्रॉब्लम हो रही है उसी हिसाब से तैयारी नहीं होती है, बस जो एक पहले से तय किया गया है एक झाड़ दिया उठा करके, हाँ भाई हो गया। कह रहे कि द 16th ये जो 16वीं जो फाइनेंस जो कमीशन है हैज़ गॉन फर्दर, समझ में आता, यानी 16वीं जो वित्त आयोग ने इससे भी आगे बढ़कर सुझाव दिया है कि लू जो है ना, जिसको हीट वेव बोलते हैं, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, जिससे केंद्र सरकार से अलग फंड मिलने का रास्ता खुल जाएगा। उन्होंने वो बहुत आगे बढ़ गए हैं, रिकमेंडिंग इशारा सिवाय करते हुए दैट के हीट वेव्स यानी जो लू है को उसको नोटिफाइड, उसको बताया जाएगा एज अ नेशनल डिज़ास्टर, राष्ट्रीय
आपदा उसको माना जाए। करेक्ट, अ डेजिग्नेशन एक ऐसा पोजीशन हो जाएगा, एक ऐसी हालत हो जाएगी दैट वुड अनबोल्ट द डोर, वो दरवाजे को खोलेगा टू डेडिकेटेड सेंट्रल फंडिंग, केंद्र की तरफ से एक ख़ास फंड जो है ना खाली इसी काम के लिए जारी किया जाएगा अगर इसको नेशनल डिज़ास्टर माना जाए। किसको? हीट वेव्स को। कहने के बट द हीट एक्शन प्लान, जो गर्मी का जो एक्शन प्लान है, जो एज करंटली कंसीव्ड, जो कि अभी हाल फिलहाल में जो माना जाता है, हैज़ रीच्ड द लिमिट्स, वो अपनी सीमा को पहुंच चुका है। व्हाट इट कैन डू, जो कुछ वो कर सकता है, यानी जितना वो कर सकता है उस सीमा तक वो पहुंच चुका है। बल्कि हमको क्या है, आगे बढ़ना चाहिए। यानी अभी के जैसा जो हीट एक्शन प्लान जो बनाया गया है दोस्तों, वो अपनी क्षमता की सीमा तक पहुंच चुका है। रीच द लिमिट्स का मतलब होता है अपनी सीमा तक पहुंचना। करें कि खुद एनडीएमए भी मानता है कि इस योजनाओं की गुणवत्ता बराबर नहीं है और कई योजनाएं दूसरी जगहों से की नकल है। अच्छा, कॉन्सीड का मतलब होता है मान लेना, कि इवन करेंगे एनडीएम ने कॉन्सीड मानता है दैट द क्वालिटी ऑफ दिस प्लान्स, इन योजनाओं को जो क्वालिटी है इज़ अनइवन, वो सही नहीं है, उसकी गुणवत्ता सही नहीं है। कि बहुत सारे जो योजना है आर इमिटेशन, वो नकल है ऑफ प्लान्स का ड्राफ्टेड समवेयर, जिसको कहीं और बनाया गया। जैसे मोस्टली जो है यूरोप में क्या बनता है या अमेरिका में क्या करता है, तो वहाँ का नकल किया हुआ प्लान है, यहाँ पर बोलते हैं कि उसको भी इधर इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ऐसा कहने के हमें जो है क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, वेयर जहाँ इम्प्लीमेंटेशन जो लागू होता है वो लागू होता है। अगर कोई चीज़ वो बनाते हैं तो उसको लागू करते हैं एट ऑल, हर हाल में, कि इट लीन्स, वो पूरी तरीके से निर्भर होता है हैवीली ऑन शॉर्ट टर्म। अच्छा, ये एक वर्ड है दोस्तों, इसका मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, पैलिएटिव्स, इसका मैं आपको प्रोनाउंसिएशन समझ में आता करके बताता हूँ। ओह माय गॉड, इस दिस ओके, थोड़े समय की राहत देने के लिए, समझ में आता। तो इसका हो गया पैलिएटिव्स, ये हो गया पढ़ने से, आप देख लेना। थोड़े दिन में शॉर्ट टर्म बोलते हैं पैलिएटिव्स, राहत देने के होता है, जैसे सच एज वाटर, किसको पानी लगा देते हैं दोस्तों। आपने दिल्ली में देखा होगा, और पब्लिक एडवाइजरी, यानी लोगों को चेतावनी दी जाती है ऐसा कर लो वैसा कर लो। एंड शेडेड वेटिंग एरियाज़, और साया वाले जो इंतज़ार करने वाले एरियाज़ होते हैं, बट स्टॉप में इतना करते थे। वाइल दीज मेजर्स, कहने कि इस तरह के जो ये तरीके हैं जो अपनाए जाते हैं, ये बचाते हैं लाइफ ज़िंदगियों को एट द मार्जिन्स, बहुत ही कम। दे डू नॉट, कहने कि ये अल्टर नहीं हो सकता, ये अल्टरनेट नहीं हो सकता। अंडरलाइंग है छुपी हुई जो एक्सपोजर है ऑफ द टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियंस हु वर्क, वो जो एक्सपोज करते हैं, यानी अपने आप को जो सामने करते हैं, किसका, टेंस ऑफ मिलियंस के जो इंडियंस का जो काम करते हैं, वो वर्क, कम्यूट, और जो बस में सवार करते हैं, और एंड स्लीप, और सोते हैं, ये क्या है, इन कंडीशंस, एक ऐसे कंडीशन दैट आर बिकमिंग, जो को हो रहे हैं, इन द मोस्ट क्लिनिकल सेंस ऑफ द वर्ड, जो कि क्लिनिकल सेंस ऑफ द वर्ड बोलते हैं दोस्तों, कि क्लिनिक के हिसाब से, यानी वो मेडिकली हिसाब से वो हार्म उनको पहुंच रहा है, उनका जो एक्सपोजर होता है, इन लोगों का जो एक्सपोजर होता है हीट वेव को, वो क्लिनिक के हिसाब से, सेंस ऑफ द वर्ड, क्लिनिक के हिसाब से जो है वो उनको नुकसान पहुंचा है। बायोलॉजिकली अनटेनेबल, यानी बायोलॉजिकली शरीर के हिसाब से अनटेनेबल का मतलब होता है असहनीय, यानी वो सहन नहीं किया जा सकता। इसका तरफ ट्रांसलेट कर देता है, ये उपाय कुछ लोगों की जान बचाते हैं, समझे नहीं, सेव लाइव्स एट द मार्जिन, सब लोग, कुछ एट द मार्जिन कुछ लोगों, लेकिन उन करोड़ों भारतीयों की असली समस्या नहीं बदलते जो काम करते हैं। दे डू नॉट अल्टर, है ना, नहीं बदलते हैं। द अंडरलाइंग एक्सपोजर, छुपी हुई जो अंडरलाइंग एक्सपोजर का मतलब होता है असली खतरा, है ना, वो असली खतरे को नहीं बदलते हैं। किन चीज़ का, ऑन टेंस ऑफ मिलियंस, 10 मिलियन लोगों के, है ना, इंडियंस जो काम करते हैं, कम्यूट, सफ़र करते हैं और सोते हैं, इन कंडीशंस, एक ऐसे हालत में, दैट आर बिकमिंग, समझे नहीं, सफ़र करते हुए और ऐसी जगहों पर सोते हैं जहाँ की गर्मी शरीर के लिए ख़तरनाक होती है ना। इन द मोस्ट क्लिनिकल सेंस ऑफ द वर्ड का मतलब होता है, क्लिनिकल सेंस का मतलब होता है वैज्ञानिक तरीके से। बायोलॉजिकली अनटेलेबल का मतलब होता है शरीर के लिए असहनीय, तो हो रहे हैं ख़तरा। इन द मोस्ट क्लिनिकल सेंस का क्या मतलब होता है, वैज्ञानिक तरीके से क्या हो गया, वो डेंजर होता है दोस्तों। बायोलॉजिकली अनटेलेबल, और शरीर के लिए क्या, असहनीय होता है।
ठीक है, कह रहे कि भारत को अब एक बड़ी और मजबूत योजना चाहिए। ओके, कह रहे व्हाट इंडिया को ज़रूरत है इस समथिंग बड़ी, लार्जर और बड़ी और मोर एम्बिशियस, मजबूत एक नेशनल कूलिंग डॉक्ट्राइन चाहिए। समझ में आता है? नेशनल कूलिंग डॉक्ट्राइन का मतलब होता है ठंडक एक नीति चाहिए, जो स्केलेबल फ्रेमवर्क का मतलब होता है बड़े स्तर पर लागू होने वाला ढांचा। स्केलेबल बड़े स्तर पर लागू होने वाला एक व्यवस्था या ढांचा दैट ट्रीज जो के इलाज करे सस्टेंड एक्सेस, कि वो लगातार जो एक लोगों को मौका दे टू सेफ इंडोर का महफूज इंडोर यानी अंदर की जो तापमान का एज अ पब्लिक हेल्थ केयर इंटरटेनमेंट के एक पब्लिक हेल्थ केयर के अधिकार के तौर पे टू बी गारंटीड उसको दिया जाना चाहिए। मतलब यह है कि भारत को एक बड़ी जो है ना और मजबूत योजना चाहिए, एक राष्ट्रीय ठंडक नीति चाहिए जो हर इंसान को सुरक्षित अंदरूनी तापमान पाने का अधिकार दे। अंदरूनी जो अंदर का जो घर के अंदर का जो तापमान होता है, या आप बस स्टॉप है, बस स्टॉप में ना आप जो है मतलब ये है कि आपका बस स्टॉप है, नींद आ रही दोस्तों, और अंदर में आप आप अंदर चले जाते हो, एसी लगा हुआ है। शायद इधर तो शायद मैंने नहीं देखा, दुबई वगैरह में देखा तो वहाँ पे एसी लगा हुआ होता है अंदर में। तो कह रहे कि जो घर के अंदर जो तापमान है वो सबको अधिकार मिलना चाहिए, कि सबको मिलना चाहिए। ये नहीं कि कुछ खास लोग हैं जिनके पास पैसा है तो अच्छी सहूलत है। तो ये एक्चुअल में बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। अगर आप खुदा ना करे अगर आप इस तरह के गरीब हों, कभी आप गरीबों के घर पे जाएं, स्पेशली दिल्ली विल्ली के इलाकों में, झोपड़पट्टी में, या आप स्टेशन के पास किस तरह लोग रहते हैं दोस्तों ना, इट्स लुक्स वेरी देन दे लिव वेरी इन हीट एंड स्पेशली जो बेचारे काम करने वाले होते हैं होटलों में, उनके यहाँ तो कोई इंतज़ाम ही नहीं होता है, तो बस खाना पकाते रहते हैं उसी गर्मी में। तो इसलिए जो गरीब जो जितने पैसे वाले लोग हैं ना, उनको इस बारे में सोचना चाहिए। देखिए गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से काम कर ही रही है, लेकिन हम अल्लाह ने अगर आपको दिया है, ऊपर वाले ने अगर आपको दिया है, तो आपको इस सब चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। हो सकता है कि आपके बगल में कोई रेस्टोरेंट आप देखते हैं वहाँ पे लोग कैसे काम कर रहे हैं, तो आप चाहे रेस्टोरेंट वाले को ऑफ़र दे सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे एसी लगा दो या कुछ ऐसा लगा दो, तो एक्स्ट्रा जो भी बिल आएगा, आज जैसे मान लो कि अगर एसी नहीं लगाते तो बिल आता है 10,000 रुपये, अगर एसी लगाए तो बिल आता है 15,000 रुपये, तो आप अपना 5,000 आप दे सकते हैं, या फिर उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यानी किसी भी कोई ज़रूरी नहीं कि पैसे दें, आप वो मोटिवेट कर सकते हैं कि भाई अच्छे अच्छी तरीके का खाना बनेगा। अगर वो आपके एम्प्लॉय अच्छे से काम करेंगे तो साफ़ सुथरा माहौल रहेगा, उसके बदन से पसीना नहीं जाएगा, लोग आपके यहाँ ज़्यादा आएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आम तौर पर जाहिलों को जो है पता नहीं होता है ना। जाहिलों का जो दिमाग होता है ना, वो एक लिमिटेड दिमाग होता है, वो सिर्फ अपनी उसी दिमाग से सोचते हैं, उनको आगे की चीज़ों का कुछ पता नहीं होता। तो अगर आप पढ़े लिखे हो तो उनको बतलाया जा सकता है, तो आप ये मतलब कोशिश कर सकते हैं कि द डॉक्ट्राइन जो नीति है मस्ट बिगिन शुरू होना चाहिए वेयर द हार्म इज़ मोस्ट एक्यूट, जहाँ पे जो नुकसान जो है ना गंभीर बन चुकी है। मैंडेटरी ज़रूरी तौर पे मिनिमम कूलिंग स्टैंडर्ड एक तय, यानी कम से कम कूलिंग जो एक स्टैंडर्ड जो स्तर तय किया जाए फॉर इंडोर वर्क प्लेस, अंदर का जो वर्क प्लेस होता है जो काम करने के, जैसे फैक्ट्रीज हो गए, वेयर हाउसेस हो गए ना, और कमर्शियल किचन्स जो बिजनेस वाले किचन मैंने इससे पहले डिस्कस किया ना, और कॉल सेंटर्स जो होते हैं क्या है डिलीवरी हब्स जहाँ पे डिलीवरी किया जाता है, वहाँ पे मेंटेन कूलिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए कि भाई इतना कूलिंग आपको रखना है, और इसके लिए जो है ना एक व्यवस्था होना चाहिए जो लोग जाके चेक करते रहें, बैक्ड बाय जिसको सपोर्ट मिलना चाहिए ऑनेस्ट ईमानदारी और फेयर इंस्पेक्शन रिजीम। फेयर जो इंस्पेक्शन की टीम है वो जो है उसको चेक करती रहे कि भाई हमने जो बताया था क्या ये लोग मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे। करें कि टेक्नोलॉजी विल हैव टू डू, टेक्नोलॉजी को यहाँ पर टू डू हैवी लिफ्टिंग। हैवी लिफ्टिंग का मतलब यानी वो जिम वाला हैवी लिफ्टिंग नहीं होता है, मतलब होता है टेक्नोलॉजी को बहुत सारा काम करना है दोस्तों। बाय डिप्लॉय को उसको लगाया जाए पैसिव कूलिंग मटेरियल्स है ना, डिप्लॉइंग लगाया जाए पैसिव जनरल एक कूलिंग मटेरियल्स लगाया जाए, रिफ्लेक्टिव रूफिंग है ना डिप्लॉयड, यानी ऐसी छत के जैसे आप जैसे डायरेक्ट क्या बोलते हैं उसको है डायरेक्ट जैसे सन की अगर रोशनी आती है छत पर तो क्या है छत नीचे गर्म रहती है, लेकिन अगर छत के ऊपर एक और छत हो जाए तो वो रोशनी डायरेक्ट नहीं आती। तो रिफ्लेक्टिव डिफरेंट कोने कुछ ऐसी चीज़ होती है दोस्तों जिससे क्या होता है सनशाइन की जो गर्मी है ना वापस चली जाती है ऊपर। तो इस तरीके का एक चीज़ पे एक स्तर पर लगाया जाए, ये कहना चाह रहे हैं डिप्लॉयड एट स्केल, बड़े स्तर पर लगाया जाए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो द डॉक्ट्राइन मस्ट बिगिन विद द हार्म
धाम इज़ मोस्ट सिक्योर। कह रहे कि ये जो नीति जो है ना वहाँ से शुरू होनी चाहिए जहाँ से गर्मी सबसे ज़्यादा पहुँचती है, जैसे फैक्ट्री है। इससे पहले मैं कर रहा हूँ दोस्तों, इससे पहले का जो ट्रांसलेट मैंने किया, गोदाम, होटल्स और रसोई यानी कॉल सेंटर और डिलीवरी केंद्रों में जो है कम से कम जो है ठंडक की क्या है अनिवार्य व्यवस्था होनी चाहिए जिसकी ईमानदारी से जाँच भी हो। इससे पहले पढ़ लिया हमने। कह रहे कि जो तकनीक को यानी टेक्नोलॉजी को सबसे बड़ा काम करना होगा। जैसे ऐसे क्या है सामान इस्तेमाल करना जो बिना बिजली के ठंडक दें, क्या है चमकदार छतें बनाना, है ना, भीड़ वाले शहरों के लिए बड़े कूलिंग सिस्टम और सस्ती व बेहतर एसी मशीनें बनाना जो भारत की बिजली व्यवस्था के हिसाब से काम करे, है ना। डू द हैवी लिफ्टिंग का मतलब होता है सबसे बड़ा काम करना। पैसिव कूलिंग मतलब होता है बिना ज़्यादा बिजली की ठंडक। पैसिव कूलिंग का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, बिना ज़्यादा कूलिंग मटेरियल्स होना चाहिए, बिना ज़्यादा बिजली के जो है वो ठंडक पैदा करे। रिफ्लेक्टिव रूम हो, रिफ्लेक्टिव रूम का मतलब होता है चमकदार छतें बनाना। आपको मैंने बताया रिफ्लेक्टिव रूम की जो छतें होती है वो क्या होता है, गर्मी जो है वो पहुंचती है फिर गर्मी वापस चली जाती है, वो नीचे नहीं आती, उसको लगाया जाए एक स्तर पर। कह रहे कि डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम। अच्छा यहाँ पे जो है ओह माय गॉड, ऐसी मशीनें बनाना जो भारत की बिजली की व्यवस्था के हिसाब से करें, ठीक है। और ठीक है, भीड़ वाले शहरों के लिए बड़े कूलिंग सिस्टम और सस्ती बेहतर एसी मशीनें बनाना जो भारत की बिजली की व्यवस्था के हिसाब से काम करें, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जो कूलिंग एक सिस्टम बनाना चाहिए फॉर डेंस भीड़ वाले अर्बन जोन्स इलाकों में, अर्बन जोन्स मतलब शहरी इलाकों में, एंड चीपर और सस्ती जो है और मोर एफिशिएंट जो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करे। एयर कंडीशनिंग कैलिब्रेटेड जिसको समझदारी से बनाया जाए या देखभाल के बनाया जाए फॉर द अच्छा पिक्यूलियरिटीज़। पिक्यूलियरिटीज़ का मतलब यहाँ पे दोस्तों होगा दोस्तों आपका ख़ास समस्याओं के लिए। यहाँ पे पिक्यूलियरिटीज़ का मतलब क्या हो गया, ख़ास समस्याओं के लिए बनाया जाए उसको, ठीक है। दोबारा पढ़ता हूँ दोस्तों आपके लिए, थोड़ा सा मेरे को टाइम दो। अच्छा रिफ्लेक्टिव रूम का मतलब क्या होता है, गर्मी लौटाने वाली छतें। कैलिब्रेट का मतलब होता है हिसाब से तैयार किया गया। पिक्यूलियरिटीज़ का मतलब होता है खास समस्याओं के लिए बनाया गया था ऑफ इंडियन ग्रिड्स, इंडिया के बिजली के सिस्टम के लिए, ठीक है। यानी तकनीक को सबसे बड़ा काम करना होगा। क्या काम है, जैसे क्या है ऐसे सामान इस्तेमाल करना होगा जो बिना बिजली के ठंडक दे, ओके। दूसरा चमकदार छतें, रिफ्लेक्टिव रूम बनाना, भीड़ वाले शहरों के लिए बड़े कूलिंग सिस्टम और सस्ती और बेहतर एसी मशीन बनाना जो भारत की बिजली व्यवस्था के हिसाब से काम करे, ठीक है। सो पिक्यूलियरिटीज़ का मतलब होता है खास समस्या, लेकिन ये समस्या उन अमीर और ठंडे देशों के उपायों से हल नहीं होगा जो यूरोप और पश्चिमी देशों के लिए बनाए गए हैं। कह रहे कि बट लेकिन द प्रॉब्लम, ये जो समस्या है कैनॉट बी सोल्व, उसको हल नहीं किया जाता बाय इम्पोर्टिंग, हम बाहर से आइडियाज़ लें, सॉल्यूशंस डेजिग्नेटेड जो कि बनाए गए हैं फॉर द टेम्परेट वेल्थी इकोनॉमीज़ ऑफ द ग्लोबल नॉर्थ। अच्छा ग्लोबल नॉर्थ का मतलब यहाँ पर होता है अमीर और पश्चिमी देश के लिए। टेम्परेट का मतलब होता है दोस्तों ठंडा मौसम वाला। क्या है, ये समस्या उन अमीर और ठंडे देशों के उपायों से हल नहीं होगा, है ना, जो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से सॉल्यूशन है कि जो कि डिज़ाइन किए गए हैं टेम्परेट बोलते हैं दोबारा ठंडे मौसम वाले और मालदार वाले इकोनॉमीज़ अर्थव्यवस्था के लिए ऑफ द ग्लोबल नॉर्थ। ग्लोबल नॉर्थ होते हैं अमीर और पश्चिमी देश के लिए। कह रहे कि इंडिया का जो हीट है यानी भारत की जो गर्मी है इज़ बेटर, वो क्या है यूरोप की सूखी गर्मियों से ज़्यादा नम है। यूरोप में गर्मी जो होती है वो सूखी होती है, इसलिए आपके वहाँ के लोगों का अगर स्किन देखा होगा ना अजीब तरीके का स्किन होता है और लॉन्गर होता है, और बाहर की जो गर्मी होती है वो लंबे टाइम तक होते हैं, मोर ह्यूमिड और उसमें लू बहुत होती है, ह्यूमिडिटी बहुत होती है। दैन द ड्राई और सूखी जो यूरोपियन की जो गर्मी होती है दैट प्रोड्यूस मच ऑफ द एग्जिस्टिंग कूलिंग लिटरेचर। अच्छा यहाँ पे जो कि ज़्यादा क्या है नम, लंबी और क्या है उमस भरी होती है, जिनके आधार पर क्या है अधिकतर ठंडक संबंधी शोध किए गए हैं, ठीक है।
कूलिंग जो लिटरेचर है, कूलिंग का जो रूल बनाया गया है वो उसी आधार पर बनाया गया है, प्रोड्यूस है ना, दैट प्रोड्यूस मच ऑफ द एग्जिस्टिंग, जो अभी फ़िलहाल का जो कूलिंग जो लिटरेचर है, कूलिंग से रिलेटेड जो रूल एंड उपाय जो बताए गए हैं वो उसी गर्मी को, उसी हिसाब की गर्मी को देख के बनाया गया है। लेकिन यहाँ एडिटर साहब ये कह रहे हैं कि इंडिया की गर्मी दूसरी तरह की होती है दोस्तों। कह रहे हैं कि मोस्ट इंडियन, ज़्यादातर जो इंडियन है कैनॉट अफोर्ड, वो नहीं झेल सकते हैं एनर्जी के, बिजली के बिल्स को। अब वेस्टर्न जो कि वेस्टर्न स्टाइल के मैकेनिकल कूलिंग इम्प्लिसिटी इज अज्यूम्स, इम्प्लिसिटी अज्यूम्स का क्या मतलब होता है? इम्प्लिसिटी का मतलब होता है मानकर चलना। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का मतलब होता है कुल बिजली क्षमता, यानी ज़्यादातर भारतीय क्या है, इतने महंगे बिजली बिल नहीं दे सकते जिन्हें पश्चिमी देशों जैसे एसी सिस्टम मानकर चलते हैं। और भारत की जो है ना बिजली व्यवस्था अपने सबसे अच्छे समय में भी अपनी पूरी क्षमता का केवल 60% बिजली दे पाती है। ये भारत के साथ प्रॉब्लम है दोस्तों। वेस्टर्न का जो मैकेनिकल कूलिंग इम्प्लिसिटी एज्यूम्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि मानकर चलते हैं, जो वो मानकर चलते हैं उस हिसाब से इतना बिल हम यहाँ नहीं दे सकते। एज द ग्रिड, जैसे कि बिजली है दोस्तों इन इंडिया में, इवन ऑन इट्स बेस्ट डेज, वो अपने पूरे अगर अच्छे दिनों पर यानी सबसे ज़्यादा जब उत्पाद करे, कैन सप्लाई, वो सिर्फ दे सकती है सिर्फ 60% ऑफ इट्स इंस्टॉल कैपेसिटी। इंस्टॉल कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया? कुल बिजली जो बनाने की क्षमता है, इंस्टॉल की हुई जो कैपेसिटी है उसका सिर्फ 60% दे सकती है। कब? जबकि वो भारत का जो बिजली सिस्टम है वो अपने अच्छे वक्त पर हो, यानी पूरा फिट हो और अच्छे से चल रहा हो। तो ये कैसे हम जो है यहाँ पे उम्मीद कर पाएंगे कि यहाँ पे जो है सब कुछ ठीक रहेगा? करेगा देयर इज़ नो क्विक फिक्स, ये कोई जल्दी इसका हल नहीं है ऑन ऑफर कि हम जिसको हम दे सकें, जिसको बट टू कीप प्रिंटिंग हीट एक्शन। लेकिन हमें क्या है, हीट एक्शन को, प्लान्स को प्रिंट करते रहना चाहिए। नहीं, प्रिंट का क्या मतलब है, नए नए तरीके ढूंढते रहना चाहिए। वाइल जबकि इंडोर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रही है, इज़ नो लॉन्गर अ सीरियस आंसर, इट इज़ अ थ्रेटर। कह रहे हैं कि बहुत शानदार लिखा है दोस्तों, कह रहे हैं कि इस समस्या का कोई जल्दी हल नहीं है, लेकिन सिर्फ नई नई हीट एक्शन योजनाएं छापते रहना, जबकि अंदर की गर्मी लगातार बढ़ रही है। अब कोई गंभीर समाधान नहीं बल्कि सिर्फ दिखावा है ना। एक्शन प्लान, नई नई आप एक्शन प्लान, जबकि क्या है इंडोर की टेम्परेचर बढ़ रही है, इज़ नो लॉन्गर। कह रहे कि ये कोई सीरियस यानी अब सीरियस आंसर नहीं है। ये नहीं कि आप कोई प्रिंटिंग छाप रहा है तो आप इसको सीरियसली लें, बल्कि ये एक इज़ अ थिएटर में जैसे चीज़ें दिखाई देगा, दिखावा नाटक करते हैं ये लोग, लेकिन असल में ये लोग क्रिएटिविटी करने के लिए तैयार नहीं, मेहनत करने के लिए तैयार नहीं कि और वो जो बाहर के जो पश्चिमी देशों की जो हीट को ख़त्म करने के लिए जो उपाय हैं उसको यहाँ पर लागू करने की कोशिश करें। हालाँकि इंडिया की गर्मी के अंदर उमस ज़्यादा होती है, और भी लोगों की सिचुएशन है यहाँ पे, भीड़ वटेवर। तो क्या है, इसको खुद ही हमको ना कस्टमाइज्ड सोल्यूशन निकालना पड़ेगा दोस्तों। इसका PDF नोट्स में डाल दूंगा, आप देखना। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।